हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर लास्ट क्लास हमारा जो है पेपर टू कॉमर्स के लिए हम लोग टॉप 30 एमसीक्यू का सीरीज चला रहे थे, है ना, लाइव क्लास में। ठीक है, लाइव क्लास नहीं ले पाया आज मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूं क्योंकि एग्जाम जो है बहुत नजदीक में है। ऑलरेडी 6 यूनिट हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग का 4 यूनिट बचा हुआ है और आज है 25 तारीख। हम लोग 4 दिन के अंदर 4-5 दिन के अंदर जो है यानी कि 1 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे इसको और उसके बाद एक मतलब फुल पेपर टू कॉमर्स का एक फुल जो है रिवीजन सीरीज लगाएंगे लगातार 3 से 4 घंटे का और फिर हमारा क्या है काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज हम लोग बनाते क्या, स्टैटिस्टिक्स बचा कौन कौन सा है, स्टैट्स बचा है, फाइनेंस बचा है ना, अकाउंट्स बचा है और इकोनॉमिक्स बचा है, ये 4 बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी बाकी 6 कर चुके हैं। आप देखिएगा चैनल में जाइएगा, लाइव क्लास में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। अभी हम लोग रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, चलिए फटाफट शुरू करते हैं, जल्दी से लेट ना करते हैं। आइए चलते हैं क्लास में। बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर आपको नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल नहीं आपने ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको ये नोट्स पीडीएफ सारा चीज वहीं पे अवेलेबल मिल जाएगा, सब कुछ ए टू जेड आपको वहीं पे मिल जाएगा। चलिए अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर आप जो है नेट वाला भैया का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। यहाँ आपको नोट्स वगैरह सारा जो है वो बिल्कुल मुफ्त तरीके से मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, है ना। चलो अब चले शुरू करें। आइए सर क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। किस पे चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पे चल रहे हैं ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है अरेंज द स्टेप्स ऑफ सैंपलिंग डिजाइन इन अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस दैट आर टू बी आंसर्ड इन सिक्योरिंग अ सैंपल। तो सैंपल को सिक्योर करने के लिए एक प्रोसेस होता है ना। हम सैंपल जब भी कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब सर वो प्रोसेस क्या होगा, अब वो प्रोसेस क्या होगा, तो उसका प्रोसेस आपको पहले पता करना पड़ेगा कि भैया क्या सैंपल चाहिए, कौन सा पैरामीटर होगा, किस हिसाब से हम जो है टारगेट लेंगे, कौन सा पॉपुलेशन होगा, नोन होगा कि अननोन होगा। तो ये सारी चीजें आपको पता है और ये तब होता है जब आप रिसर्च करते हो, है ना। तो जब हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसके लिए हम एक डिजाइन बनाते हैं, एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, सैंपलिंग डिजाइन, है ना, कि हमको सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, उसका एक प्रोसेस है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस कह रहा है। कह रहा है व्हाट इज एप्रोप्रिएट सैंपलिंग मेथड। तो सर उससे पहले तो आपको कुछ डिसाइड करना पड़ेगा ना, पॉपुलेशन क्या है नहीं है, उस हिसाब से हम काम करेंगे जी। पैरामीटर्स सर पॉपुलेशन डिसाइड करने के बाद चलो सैंपल साइज कितना नहीं दे रहे, ये तो सबसे लास्ट का चीज हो गया, है ना, ये सबसे लास्ट का चीज हो गया। तो आइए क्या होगा सबसे पहले कि टारगेट पॉपुलेशन क्या है हमारा, है ना, जो हम नॉन पॉपुलेशन है क्या नॉन है, फिर कितना हम पॉपुलेशन ले रहे हैं, किस किस के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है, ये सारा चीज। उसके बाद अगर उसके बाद की बात करें तो हम देखेंगे कि हमारा पैरामीटर्स क्या है ना, हमारा इंटरेस्ट ऑफ पैरामीटर्स क्या है, हम किस पैरामीटर के बेस पर इसको ले रहे हैं। ठीक है, उस बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि सैंपलिंग फ्रेम क्या होगा। सैंपलिंग फ्रेम क्या होगा, फ्रेम मतलब आपका एक बोलते हैं ना ये डेमो डेमो नहीं यार, एग्जैक्टली उसको बोल सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क तैयार करना, मतलब एक अरे डिजाइन तैयार करना, क्या बोलते हैं, डिजाइन तैयार करना, रोड मैप तैयार करना। एग्जैक्टली वर्ड आया, रोड मैप तैयार करना कि हम कैसे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो ये हो गया। उसके बाद हमको देखना है कि हम कौन सा सैंपलिंग मेथड लेंगे, रैंडम लेंगे नॉन रैंडम लेंगे, रैंडम लेंगे तो कौन सा लेंगे, नॉन रैंडम लेंगे तो कौन सा लेंगे, है ना, ये बात देखना है। उसके बाद सैंपलिंग साइज तब डिसाइड करेंगे कि मेरा सैंपलिंग साइज क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, डी, फिर है बी, फिर है ई और तब ए और तब सी। तो क्या होगा, डीबी ए, डीबी ई ए सी, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो पहला नंबर आपका हो गया कंप्लीट। अब आइए चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। देखिए 2 रिग्रेशन लाइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 रिग्रेशन लाइन दिया हुआ है और उन दोनों रिग्रेशन लाइन में आपसे एक्स मीन और वाई मीन का वैल्यू पूछा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जो हम लोग बनाते थे ना इक्वेशन, बस उस इक्वेशन को बना के सॉल्व कर देना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो 2 इक्वेशन बना दो, क्या बनाना है सर, 8x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 66, इक्वेशन 1 बन गया। सर यहां 40x माइनस 18y इक्वल टू 214, ये इक्वेशन 2 बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे सर, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, इक्वल करने के लिए इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 से मल्टीप्लाई करने क्यों, क्योंकि इसको इक्वेशन को बराबर करना पड़ेगा तभी ना कटेगा जी सर। तो हो जाएगा 8x को 5 से किया तो 40x माइनस 50y, है ना, माइनस 50y, ये 60 लग रहा है देखने में, चलो मैं इसको 50 कर देता हूं,
क्या हो रहा है यार, 5 क्यों 6 क्यों लिख रहा है। चलो 50y है ना, चलो इक्वल टू 66, 6 25 30, 330, ठीक है, 6 25 30, 330, ठीक है। ये घूम क्यों जा रहा है बार बार, क्या हो गया तुम्हें, ठीक है। चलो चलो अब आ जाओ, 330 हो गया, चलो फिर इधर ले लो 40x माइनस 18y इक्वल टू 214, क्या हो रहा है 214, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं, क्या होगा सर, ये सॉरी ये माइनस में, तो ये माइनस, सर यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है, कट जाएगा, इसको काट दो सर, 50 में 18 गया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो गया सर, आपका हो जाएगा 32y, कितना हो जाएगा 32y, ठीक है। चलो उसके बाद देखें, आई सर उसके बाद क्या सर, इसको जोड़िए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500, 4 के 4, 3 1 4, 544, काहे डिस्टर्ब कर रहा भाई, देखें 544, ठीक है। चलो देखें अब इसको करिए, काटिए, y इक्वल टू 544 32, 544 डिवाइड बाय 32, तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 32 से काट दिए, 32 कम 32, और ये आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17। 17 है, y का वैल्यू क्या करेंगे सर, इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, कहां इक्वेशन 1 में, कहां इक्वेशन 1 में, 1 में है ना, इस पेन को क्या हो गया है। चलो तो इक्वेशन 1 क्या था, देखो सर 8x माइनस 10y, 8x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 66, यही था जी सर। चलिए 8x, पहले 8x तो x ही है, 10 गुने y का वैल्यू कितना था 70 इक्वल टू माइनस 66, तो अब देखो 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 170 में 66 जाएगा, 170 माइनस 66 यानी कि 104, 8x इक्वल टू 104, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 104 बाई 8 यानी कि 13, तो देखो x 13 और y 17, यही तो आंसर है ना, x 13 और y 17, क्लियर। ये बेसिक सा चीज है, इसमें कोई खास बात वैसा है भी नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, तो सर ये दिया गया आपको प्लेटिकाटिक और मतलब स्क्यूनेस और कुटोसिस का एग्जांपल दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिए ये किसका एग्जांपल है, ये जो है सर ये लेफ्ट स्क्यूड है कि राइट स्क्यूड है, बताइए तो। ये क्या है सर, लेफ्ट स्क्यूड है, इसको नेगेटिवली स्क्यूड बोलते हैं, क्या है, ए का थर्ड होना चाहिए, क्या है ए का थर्ड, है ना। अच्छा ये राइटली स्क्यूड है, सॉरी पॉजिटिवली, ये क्या है सर राइटली स्क्यूड है ना, आप उधर से देखें तो ये क्या है राइटली स्क्यूड है, और बी क्या है लेफ्टली स्क्यूड है, ठीक है। तो इसीलिए ए जो राइटली स्क्यूड होगा सर उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर पॉजिटिवली स्क्यूड, है ना, यहां से इधर नेगेटिव यहां से इधर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। फिर आ जाइए सर ये सबसे पीक पे है, तो इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलते हैं लेप्टोकैटिक, एक मिनट, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक और प्लेटोकर्टिक, तो ये हो जाएगा आपका हाँ लेप्टोकर्टिक, ठीक है बिल्कुल सही। प्लेटिकर्टिक ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर नेगेटिवली स्क्यूड, है ना। तो जब अब हम देखिए इसको ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, जब ये इस साइड ज्यादा हो तो पॉजिटिवली स्क्यूड और इस साइड ज्यादा हो तो नेगेटिवली स्क्यूड, है ना। जब आपका राइट साइड ज्यादा हो तो पॉजिटिवली स्क्यूड और लेफ्ट साइड ज्यादा हो तो भैया नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आ जाइए ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें, आइए सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 7 1 to 7 का नेचुरल नंबर का बोला भैया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। सिंपल सी बात है यार, निकाल दो, पहले फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या होता है,
फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का? अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, यही होता है, यही होता है ना फॉर्मूला? जी सर। और टोटल क्या दिया सर? नंबर दिया, कितना दिया नंबर? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7 ये दिया है जी। तो हम इसका पहले मीन निकाल लेंगे, फिर x माइनस मीन निकालेंगे और फिर x माइनस मीन का स्क्वायर निकालेंगे, यही चीज 3 चीज निकालेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल सर, यही निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 दिया है। ये नेचुरल नंबर 7 तक है जी सर। तो 7 अगर नेचुरल नंबर है, ठीक है, 7 नेचुरल नंबर है तो इसको मीन पे करिए। मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स बाई एन, और सिग्मा एक्स आ जाएगा टोटल 28, जोड़िए 7 से 13 5 18 और 10, 4 3 7 और 3 10 28, 28 बाय 7 तो क्या हो जाएगा 4। मीन कितना आ गया 4, तो x में 4 गया तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 कर दीजिए, 3 3 के 9 4 1 0 1 4 3 4 3 7 8 और 8 नहीं सॉरी 3 3 9 हो जाना चाहिए, 9 4 13 1 14 दूनी 28। सर सिग्मा x माइनस मीन का होल स्क्वायर भी कितना है 28 ही आया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला से निकाल दीजिए। सर फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट x माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये कितना आया x माइनस मीन का होल स्क्वायर 28, और n कितना है सर? आपको पता है ना n कितना है 7। चलिए तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28 √4, और √4 का वैल्यू कितना होता है 2, √4 का वैल्यू कितना होता है 2, तो ये आ गया आपका आंसर 2। ठीक है, तो आपको अगर फॉर्मूला आएगा ना तो आप एक एक सेकंड में बनाएंगे, फॉर्मूला आएगा तो एक एक सेकंड में बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर टेस्ट हाइपोथेसिस HO, मतलब इसको बोलते हैं क्या नल हाइपोथेसिस, M1 इक्वल टू या ग्रेटर देन M2 एंड H1 यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस M1 ग्रेटर जो है M2 से, द क्रिटिकल रीजन Z जो है अल्फा डिनोट करता है 10% 0.10 और n है 30। तो बता बोल रहा है कि क्या होगा Z, क्या होगा Z? तो अगर Z की वैल्यू देखा जाए तो क्या होगा बताइएगा? तो सर ग्रेटर देन होगा ना Z 1.6। देखो परसेंटेज का वैल्यू तो दिया रहता है, ये बात आपको पता होना चाहिए है ना, परसेंटेज का वैल्यू दिया रहता है। तो ये क्या होगा ग्रेटर देन, या सॉरी इसे बोल सकते हैं ऐसे कि Z क्या है लेस देन या इक्वल टू है 1.645 वैल्यू के, क्योंकि देखो जब भी क्रिटिकल रीजन और सिग्निफिकेंस लेवल की बात होगी ना, या देखो पी वैल्यू अगर इतना है तो भैया इसका स्कोर माइनस क्या होगा -2.5 से होगा, 0.5 है तो 1.96 से 1.65 के बीच में होगा, तो 1.65 इक्वल टू व्हाट 64 है, तो 1.645 मतलब 0.65 के आसपास में ही है ना। तो इसीलिए यहां पे देखो क्लियर दिया है ना, 10% का 1.65 से 1.96, 5% का 1.96 से 2.58, ये क्या है सर? ये वैल्यू है ऑब्वियसली क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल वैल्यू ऑलरेडी दिया रहता है। जब आप कैलकुलेट करोगे क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेटर से तो आपको ये मिलेगा, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि 10% के लिए वैल्यू जो है ये है, 5% के लिए वैल्यू जो है ये है, और 1% के लिए वैल्यू जो है ये है। बस इतना याद रखिएगा, काम बन जाएगा आपका। और जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको लिटरली में ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, और तब आपका आंसर जो है वो आएगा। ठीक है, बट नेट के पर्सपेक्टिव से काफी इतना कि 1%, 5% और 10% की वैल्यू याद रखिए, उतना में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डेटा प्रिपरेशन नीड्स टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ डेटा एंड देयर कन्वर्जन फ्रॉम द रॉ टू रिड्यूस्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म फॉर एनालिसिस। और ये क्या कह रहा था भैया, कैसे कैसे हम डेटा प्रिपरेशन करते हैं, कैसे कैसे हम डेटा को कलेक्ट करने जाते हैं, है ना, और कैसे वो एक्यूरेट होता है, डेटा एक्यूरेट मिला है, इसका एक्यूरेसी कैसे है वो बता रहा है। ठीक है, तो उसका क्या है, उसका उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए वो पूछ रहा है। ठीक है, आ जाओ देखें सर, कोडिंग होना चाहिए जब डेटा आप कलेक्ट करने जाए, जब प्रिपरेशन करें तो उसका कोडिंग जरूर करें। कोडिंग कैसे होता है बताएं? जी सर, कोडिंग होता है जैसे आप मान लो कि कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो किसी का सैंपल एग्रीकल्चर में, ठीक है, तो आप मेंस को एम कोड कर दो, वुमेन को डब्ल्यू कोड कर दो, चिल्ड्रन को सी कोड कर दो, ऐसे MWC करके कोड करके आप पूरा डेटा कलेक्ट कर लो, तो वो कोडिंग होना चाहिए। डेटा एंट्री भी होता है और
एडिटिंग भी क्या होता है, एडिटिंग भी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और सी। स्टीमिंग और एलाइजिंग के नाम का कोई चीज नहीं होता है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, है ना, क्या कह रहा है देखिए, आइए। क्या एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी इज फिनिश्ड व्हेन द रिसर्चर हैज अचीव्ड द फॉलोइंग। एक्सप्लोरेटरी स्टडी कब फिनिश्ड होता है? एक्सप्लोरेटरी स्टडी होता क्या है, जब हम कोई भी टॉपिक हमको पता हो और हम उसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, है ना। एक्सप्लोर कब होता है, जब हम एक सिचुएशन का अलग अलग पर्सपेक्टिव देखना चाह रहे हैं, यही होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिसर्च करना चाह रहे हैं कि मेरा सेल्स क्यों नहीं हो रहा है, तो हम ये देखना चाहेंगे ना कि भैया क्या क्या रीजन है, क्या सेल्स मेरा प्रोडक्ट खराब है इस वजह से नहीं हो रहा है, क्या प्राइसिंग की वजह से नहीं हो रहा है, क्या उसके लोग पसंद नहीं कर रहे हैं इस वजह से नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है, व्हाई सेल्स आर डिक्लाइनिंग, क्यों नीचे जा रहा है, तो हम पसंद करेंगे। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कब खत्म होता है, वही कह रहा है कि जब हम एक्सप्लोरेटरी स्टडी कब फिनिश होता है, जब रिसर्चर क्या क्या अचीव कर लेता है ना। देखें, आ जाओ सब। हाँ, तब खत्म होता है जब स्टेब्लिश कर ले मेजर डायमेंशन ऑफ रिसर्च टास्क। रिसर्च टास्क का मेजर बड़ा बड़ा सारा पहलू को जब देख ले, है ना। डिफाइंड अ सेट ऑफ सब्सिडियरी इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस दैट कैन बी यूज्ड एज ए गाइड्स टू डिटेल रिसर्च डिजाइन। बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारा चीज इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसके पास सारा क्वेश्चंस का जब उसको पता चल जाए कि भैया ये रीजन है, तब खत्म हो जाता है। सी डेवलप सेवरल हाइपोथेसिस, अलग अलग हाइपोथेसिस बनाता है अबाउट द पॉसिबल कॉजेज ऑफ मैनेजमेंट डायलेमा, कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, उसके लिए हाइपोथेसिस वो तैयार करता है। फिर लर्न दैट द सर्टेन अदर हाइपोथेसिस सच रिमोट पॉसिबिलिटीज दैट दे कैन बी सेफली इग्नोर्ड इन एनी सब्सिक्वेंट स्टडी। तो ये भी सीखता है कि अदर हाइपोथेसिस जो कि पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटीज है, कि वो सेफली इग्नोर किया जाए किसी भी आगे की स्टडी में, तो वो भी उसको सीख लेता है। तो मतलब सीधा सीधी बात करो, एक्सप्लोरेटरी स्टडी तब खत्म होता है जब आप हर एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च देख लो, आप हर एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम खत्म कर लो, देख लो, है ना, तो खत्म हो जाता है। कंक्लूडेड एडिशनल रिसर्च नीडेड एंड फेजिबल, नहीं, कंक्लूड ऐसा नहीं, एडिशनल रिसर्च अपने आप से नहीं कर सकता, तो आंसर क्या होगा, ए, बी, सी और डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, determine the correct sequence of steps involved in process of hypothesis testing। देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो आपका सबसे पहला काम होता है वो क्या होता है, वो ये डिसाइड करना कि सर हमारा नल हाइपोथेसिस हम लेंगे कि ऑल्टरनेटिव लेंगे, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा टेस्ट लगेगा, कौन सा टेस्ट लगेगा। अब बहुत सारी जगह पे पहले लोग सिग्निफिकेंस लेवल चेक कर लेते हैं, फिर टेस्ट देखते हैं, लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट जो आपका आंसर दिया है एनटीए ने, पहले दिया कि भैया टेस्ट पहले लगाएंगे, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करेंगे, और तब हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद डेटा को, है ना। तो ये देखो, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है। सबसे पहले हम बात करें, तो सबसे पहले बात करेंगे तो क्या करेंगे सर, ये करेंगे सेटिंग द नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फिर हम डिटरमाइन करेंगे कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट को, फिर हम देखेंगे सेटिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फिर हम क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे द डिसीजन रूल, ये है क्या, हाँ, फिर डिसीजन रूल, और तब हम एनालाइज करेंगे डेटा को, जो कलेक्टेड डेटा है उसको फिर एनालाइज करेंगे। तो ए, सी, बी, डी, ई, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो सर, नल हाइपोथेसिस को देखे, है ना, कि H0 लेंगे H1, स्टेप 2 में हम अप्रोप्रिएट टेस्ट लगाए, फिर सिग्निफिकेंस लेवल को देखे, डेटा कैलकुलेट और टेस्ट किए कि भैया किसके साथ है, टेस्ट टेस्ट है या एस टेस्ट है, जो टेस्ट लगाना है, फिर कंपेयर किए सिग्निफिकेंस और लेवल को, ठीक है ना, फिर रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने के बाद जो है वो लास्ट में हम कंक्लूजन बना दिए। तो ये बेसिक सब चीजें, इसमें कुछ खास वैसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री कंडीशन फॉर अप्लाइंग द काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्री कंडीशंस है, तो देखो कह रहा है डेटा शुड बी प्रेजेंटेड इन द परसेंटेज और रेशियो फॉर्म। पहला ही प्री कंडीशन है, क्या बोला है सर, ये जो है डेटा शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इन, किसमें बोला, परसेंटेज और रेशियो फॉर्म। बिल्कुल सही बात है, हाँ यही है, क्या है, यही है। एक तो क्या सैंपल शुड कंडीशन एटलीस्ट 100 ऑब्जर्वेशन, ऐसा नहीं है, ठीक है। द सैंपल शुड बी नॉट ड्रॉ रैंडमली, ये भी नहीं है।
ऑल इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस इन अ सैंपल शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट, गलत बात। तो सबसे यही है, सबसे पहला प्री कंडीशन क्या है कि परसेंटेज और रेशियो फॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है सर, फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। क्या करता है? फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है ना, रादर देन परसेंटेज और रेशियो को। तो इसीलिए सबसे पहला प्री कंडीशन ये होना चाहिए कि भैया परसेंटेज और रेशियो फॉर्म में नहीं होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होता है। तभी तो उसका फॉर्मूला ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये वाला फॉर्मूला है ना, O माइनस ई डिवाइड बाई ई, है ना, है कि नहीं सर? बिल्कुल है, पढ़े होगे तो पता चलेगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को जोड़ रहा है। तो डिस्पर्शन में मीन डेविएशन होता है, रेंज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, कोरिलेशन नहीं होता है इसमें। तो ए बी सी डी 4 नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में क्या सही है वो, और क्या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सही है वो पूछा है। हाँ आ जाओ, पहला बोला काई स्क्वायर क्या है? पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, बिल्कुल सही बात है। काई स्क्वायर डेवलप किया स्पेयरमैन, सर स्पेयरमैन कोरिलेशन अलग चीज होता है, तो ये तो नहीं है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कैन नेवर बी नेगेटिव, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, काई स्क्वायर इज अ डिस्क्रीट, नहीं सर ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। काई स्क्वायर क्या है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज का डिस्ट्रीब्यूशन है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ए सी और ई आंसर हो जाएगा सेकंड। ये देखो दिखा दिया हुआ है, काई स्क्वायर नॉन पैरामेट्रिक है। फॉल्स काई स्क्वायर डेवलप स्पेयरमैन, नहीं सर ये स्पेयरमैन एसोसिएटेड रैंक कोरिलेशन से, किसे है? रैंक कोरिलेशन से। और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस करके डिवाइड करके इसका जो है फार्मूला निकालते हैं। चलो काई स्क्वायर क्या डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्क्रीट नहीं सर, कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस। और डिग्री ऑफ फ्रीडम तो है, ये तो बिल्कुल बात सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अ फर्म वांट्स टू लॉन्च अ न्यू ब्रांड टेलीविजन, नया ब्रांड टेलीविजन लॉन्च करना चाह रहा है। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर भी, दोनों। तो कह रहा था फर्म कंडक्टेड सर्वे, एक फर्म क्या किया? सर्वे कंडक्ट किया और फाउंड दैट, और वो पाया कि 60% ऑफ द हाउसहोल्ड हैव टेलीविजन, 60% लोगों के पास टेलीविजन है ना। और उसके बाद क्या सर? 65% के पास रेफ्रिजरेटर है, एंड 35% के पास क्या है? दोनों है, टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर दोनों है। तो कह रहा है इफ अ हाउसहोल्ड इज रैंडमली सिलेक्टेड, अगर कोई हाउसहोल्ड को हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द हाउसहोल्ड हैज आइदर टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर। तो आइदर और वाला सवाल पूछा है ना, आइदर और वाला सवाल पूछा है। कोई दिक्कत बताओ? नहीं सर इसका ना एक एडिशनल थ्योरम है, इसका प्रोबेबिलिटी का एडिशनल थ्योरम है। क्या होता है? हम देखो रेफ्रिजरेटर है और टीवी है, तो हम टी और आर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, पी टी बोलेंगे और पी आर बोलेंगे। ठीक है, याद रखना ये पी टी और पी आर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी टी यूनियन आर इक्वल टू पी टी प्लस पी आर माइनस पी ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए बोल रहा हूं यार, पी टी और आर है ना, हाँ सॉरी टी और आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यही है फॉर्मूला जी सर। अब बोला क्या कि एंड दोनों कितने हैं सर? दोनों है 35%। ठीक है, पीटी सर टी कितने हैं सर? ओनली टेलीविजन वाले सर, टेलीविजन वाले 60%, और सर रेफ्रिजरेटर वाले 65%। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लो जी। अब पूछा ये कितना, तो अगर इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो तो ये आ जाएगा क्या? पी टी इंटरसेक्शन आर इक्वल टू 60 और 35 कितना होता है सर? 60 और 65 अच्छे से 12 125, 125 में 35 गया तो कितना बचेगा सर? 90% मतलब 0.90, और यही आंसर है 0.90। कोई दिक्कत? ये एडिशनल थ्योरम है, देखना एडिशनल थ्योरम का फॉर्मूला है। क्या होता है सर? पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है फॉर्मूला, है ना एडिशनल थ्योरम का। देखोगे तो समझ में आ जाएगा।
चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलें, आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, देखें क्या, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सैंपलिंग डिजाइन प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। देख लो भैया, सैंपलिंग डिजाइन का प्रोसेस पूछना है तो फटाफट देखें, आ जाओ। सबसे पहले हमको टारगेट पॉपुलेशन देखना होगा, ठीक है, अभी तो हम लोग इस पे देखे भी थे, टारगेट पॉपुलेशन देख लेंगे जी सर। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद हमको देखना है सैंपलिंग फ्रेम की, भैया कैसे हम लोग सैंपल कलेक्ट करेंगे, एक एक फ्रेमवर्क बनाना है, एक रोड मैप बनाना है सैंपल के लिए, है ना जी। उसके बाद हम देखेंगे सैंपल का टेक्निक, कौन सा सैंपलिंग टेक्निक ले रहे हैं, कौन सा मेथड ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, है ना। फिर उसके बाद देखेंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या इंक्लूड करेंगे, कितना डिटरमाइन किया, और उसके बाद सैंपलिंग प्रोसेस मस्ट बी क्या बोलता है इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड। तो BADEC यानी कि 4 नंबर। आ जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा विच हैज लॉन्ग टेल, लॉन्ग लेफ्ट टेल, सॉरी देखो लेफ्ट टेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब क्या होगा सर नेगेटिवली स्क्यूड। मैंने अभी बताया था कि राइट साइड है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिवली स्क्यूड, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज लार्ज, नंबर ऑफ ट्रायल क्या है लार्ज हो, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P इज स्मॉल, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड यूजिंग। सर देखिए एक बात बताइए, जब नंबर ऑफ ट्रायल बहुत ज्यादा हो और सक्सेस का चांस एकदम 0 हो, तो हम लोग याद है बताए थे, पढ़ाए थे आपको क्लास में पॉइजन, है ना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या था कि हम वहां सक्सेस के चांसेस ऑलमोस्ट 0% होते हैं और फेलियर के चांसेस ऑलमोस्ट 99% होता है, ठीक है, 99.99 भी कह सकते हो तुम, है ना। तो फेलियर क्यों होता है, क्योंकि भैया अगर हम ये ढूंढेंगे कि किसी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक्स क्या है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक का सक्सेस का रेशियो क्या होगा ऑलमोस्ट 0, क्योंकि जरूरी तो प्रिंटिंग मिस्टेक्स बुक में ना के बराबर होता है, एक आध हो गया वर्ड्स तो हो गया, नहीं तो नहीं होता है ना। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है, ज्वाइंट अकरेंस ऑफ इवेंट्स, क्या कह रहा है ज्वाइंट अकरेंस ऑफ इवेंट्स को हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं, मतलब एक इवेंट अगर कुछ हो रहा, मान लो एक साथ 3 सिक्का को हम उछाल दिए, है ना, तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट अकरेंस, एक साथ होना, इसको कंपाउंड इवेंट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑल द पॉसिबल इवेंट, तो इसको बोलते हैं कलेक्टिव एग्जॉस्टिव इवेंट, मतलब एक साथ जो इवेंट हुआ हमने किया उसका जो रिजल्ट निकला उसको हम क्या बोलते हैं सर कलेक्टिव एग्जॉस्टिव इवेंट। वन ऑफ द इवेंट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू अकर इन द प्रेफरेंस टू अदर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको इक्वली लाइकली बोलते हैं, मतलब एक के होने की वजह से दूसरा में जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अगर 2 इवेंट एक साथ एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो अगर हेड आ गया तो टेल ऑलरेडी खत्म, है ना, उसी की बात कर रहा है। द अकरेंस ऑफ वन इवेंट इंप्लाइज दैट द अदर कैन नॉट अकर, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी का 4, इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अच्छा सॉरी सी वाला जो था ना कि एक के होने की वजह से दूसरा क्या होगा, वन ऑफ द इवेंट्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, अगर नहीं हुआ तो दूसरा नहीं होगा, ऐसा वाला सीन है। जो डी है वो मैंने आपको जो बताया था इससे पहले कि एक के होने अगर होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक के होने का ना कारण ही दूसरा का होने का कारण हो जाएगा, मतलब अगर एक सिक्का उछाले तो हेड आया तो टेल ऑटोमेटिकली नहीं आया, वो डी है, ठीक है, उसको डी को क्या बोलते हैं सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और ये बोल रहा है वन ऑफ द इवेंट्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू अकर इन प्रेफरेंस ओवर द अदर, ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, एक होगा तो दूसरा होगा ही, एक था ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि एक होने के कारण दूसरा नहीं है ना, कि एक कोई घट रहा है इस वजह से दूसरा नहीं हो रहा है, बात समझ में आ गया जी सर। तो एक का थर्ड बी का, एक का थर्ड बी का 1, एक का थर्ड और बी का 1, है ना, तो हो गया पहला नंबर। आ जाओ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है while averaging rates and ratios where the time factor is variable and the act being performed is constant and which of the following measures of central tendency is appropriate। तो भैया जहां एवरेज रेट का बात हो, एवरेज स्पीड का बात हो, वहां पे हमेशा हार्मोनिक मीन लगता है। कहां क्या लगता है, हार्मोनिक मीन। फॉर्मूला भी होता है ना, फॉर्मूला क्या बताओ तो,
यही तो है, 1/x प्लस 1/x2 ऐसे 1/x1, यही है ना, और यहाँ n लिख दो, यही तो है। तो एवरेज स्पीड ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। ये देखो दिया है, दिया है ना, ये देखो कहाँ गया, ये हार्मोनिक मीन, स्पीड, प्रोडक्शन और कॉस्ट के लिए, ठीक है, वो भी एवरेज रेट के लिए। किसके लिए? एवरेज रेट के लिए। सर ज्योमेट्रिक मीन एवरेज फैक्टर के लिए, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट, एरिया, मोस्ट पॉपुलर है, मीडियन मिडिल वैल्यू और एवरेज, एवरेज तो है ही। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है? कह रहा है फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन B1 इज 0। बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बराबर, मीन मीडियन मोड बराबर यहाँ पे, है ना, और बीटा इक्वल टू 0, क्योंकि मीन मीडियन मोड तीनों बराबर है, तो ये बिल्कुल सही है। कुटोसिस मींस लैक ऑफ सिमेट्री। सर कुटोसिस लैक ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री में लैक ऑफ सिमेट्री को बोलते हैं स्क्यूनेस, है ना, तो कुटोसिस तो ये होगा नहीं। दूसरा है कुटोसिस मींस, उसके बाद एक B2 कैन बी नेगेटिव, नहीं हो सकता। स्क्यूनेस स्टडीज फ्लैटनेस, फ्लैटनेस और पिकनेस जो बताता है वो बताता है, फ्लैटनेस तो ठीक है, पिकनेस जो बताता है वो कुटोसिस बताता है, तो ये गलत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर फ्लैटनेस और पिकनेस ये वाला था ना, अभी दिखाया था मैंने, ऐसे, फिर है एक ऐसे, फिर है एक ऐसे, और फिर है एक ऐसे, ये तीनों यहां से गुजर रहा है, ये सबसे हाईएस्ट पिक है ना, अभी देखेंगे आगे होगा इसका एग्जांपल, ये वाला। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये फ्लैटनेस और पीकनेस, ये दोनों का बात कौन करता है? सर ये दोनों का बात करता है कुटोसिस, और दिया हुआ है स्क्यूनेस, तो गलत तो है ही, ठीक है, तो आंसर पहला हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सर? सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जहां मीन मीडियन बराबर हो, है ना, जहां बाइनोमियल, जिसको हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताओ। सर बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल हो सकता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर रैंडम वेरिएबल, है ना, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जो है वो मीन 0.50 होगा, बराबर इक्वल में होगा, ठीक है। क्या एवरी पेयर ऑफ वैल्यूज कह रहा है क्या? ए द कर्व द डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड होता है और सिमेट्रिक, हाँ बिल्कुल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये बेल शेप मतलब ये घंटी वाला शेप जो है ना, इसी शेप में होता है ना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं जी। अभी आगे नीचे दिखाएंगे आपको। द कुटोसिस हैज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज लेस देन 3, ऐसा नहीं है, लेस देन 3 नहीं होता है, ये देखो ऑलवेज नहीं होता, इक्वल टू लेस देन होती है। ये देखो यहाँ तो दिया हुआ है मीन मीडियन बराबर हो, नॉर्मल कर्व बेल शेप्ड और सिमेट्रिक होता है, टोटल एरिया जो है इक्वल टू 1 है, नॉर्मल एक्सिस जो अप्रोच करता है, देखो यहाँ पे, लेकिन ये नेवर टच द बेसलाइन, ये बेसलाइन को कभी टच नहीं करता है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अब देखो जो बोला ना ये कि ऑलवेज लेस देन 3 है, नहीं ऑलवेज लेस देन 3 नहीं होता है, लेस देन 3 तब होता है 3 से कम, ये वाला 3 से कम तब होता है जब ये सबसे ज्यादा प्लेटी चौड़ा में है, ठीक है, प्लेटी काटी है, देख रहे हो ये इसका बात कर रहा है, इसका है ना, इसका बात कर रहा है। लेकिन बराबर कब होगा? जब ये मेसोकार्टिक होगा, और B2 बड़ा कब हो जाएगा? जब ये लेप्टोकार्टिक होगा। कब होगा? लेप्टोकार्टिक, ठीक है। यहां तक दिक्कत नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, किस पे आ रहे जी? क्वेश्चन नंबर 20 पे आ रहे हैं, आ जाओ। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? क्या कह रहा है? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ना? ये कह रहा है द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन मेजर्स फ्रॉम मीडियन इज द लीस्ट। सर यही तो है मीन की प्रॉपर्टीज, है ना, इसको मैंने प्रूफ भी किया है क्लास में कि कैसे जो है डेविएशन जो है मेजर का वो लीस्ट होता है, कम से कम होता है। तो ये तो प्रॉपर्टीज है मीन का, तो आंसर तो पहला ही हो गया, है ना, क्या हो गया? पहला ही। ये प्रॉपर्टीज क्या है? मीन का है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 में देख लेते हैं, आ जाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21? कह रहा है सर प्रॉपर्टी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी बात करना है, तो सिमेट्रिकल होता है। सर बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत? मैं भी सिमेट्रिकल, हाँ बिल्कुल सिमेट्रिकल हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। सिमेट्रिकल मतलब लैक ऑफ सिमेट्री हुआ ना, मे बी सिमेट्रिकल बट और स्क्यूड नहीं, स्क्यूड तो नहीं हो सकता, स्क्यूड नहीं हो सकता, पॉजिटिवली और नेगेटिव नहीं, स्क्यूड मतलब विषमता नहीं, नहीं होगा, ये नहीं होगा का। उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिमॉडल हो सकता है, बेल शेप्ड हो सकता है, सिमेट्रिकल हो सकता है ना, सिमेट्रिकल हो सकता है बट स्क्यूड नहीं हो सकता। तो सिमेट्रिकल कैसे? मतलब समान है, मीन मीडियन मोड बराबर है,
यूनिमॉडल ये होगा। असिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस, क्या बोल रहा है, नेवर टच द बेसलाइन, सर ये भी बिल्कुल सही है। एम एन पी आर टू पैरामीटर, सर ये बाइनोमियल का नहीं है सर, ये पॉइजन का है, किसका है, पॉइजन का है, तो ये भी नहीं होगा। ये हाँ म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन ये दो पैरामीटर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, तो बी सी और ई, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, क्या हो जाएगा, सेकंड। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स आर नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, सर कौन सा सैंपल जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी में है, ये तो एक तो कोटा सैंपलिंग और एक पर्पसिव सैंपलिंग, सिस्टमैटिक और क्लस्टर तो प्रोबेबिलिटी है, रेप्लिकेटेड कोई सैंपल होता नहीं है, होता भी है तो इसमें नहीं आता, ठीक है, कोई दिक्कत, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी, आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या रहा है, देखें, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल आइडेंटिटीज आर यूजफुल इन कंपेयरिंग द टू रिग्रेशन लाइन, है ना, टू रिग्रेशन लाइंस को बेस्ड ऑन द डिफरेंट सैंपल साइज, तो इसके लिए होता है एडजस्टेड आर स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसको, वहां एडजस्टेड आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, देखें, आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा है, अर्थमेटिक मीन इज यूज्ड टू मेजर द डेविएशन इन कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ड्यू टू इट्स लीस्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी, क्या कह रहा है, अर्थमेटिक मीन इज यूज्ड टू मेजर द डेविएशन, हाँ बिल्कुल सही है, ये तो सही है, लेकिन ये तो इसमें होना नहीं चाहिए, बताओ, नहीं ये सही है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा ना, तो ये तो बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है, अब देखते हैं दूसरा, कह रहा है जेड स्क्वायर वैल्यू ऑफ एक्स इज द रेशियो बिटवीन एक्स डिवाइडेड बाय मीन, ऐसा तो नहीं है, ये रुक जाओ, इसमें डाउट है। द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन पे, हाँ ये बिल्कुल सही है, तो ये सही, स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी इक्वल टू 0 इन सब्स्टिट्यूट, हाँ हो सकता है ये भी, तो भैया यही गलत होगा ना, और इसलिए, लेकिन यहाँ पूछा ही गलत है, तो इसके लिए आंसर क्या होगा, यही सही होगा, पूछा गलत है, तीनों जो था 1, 4 और 3 ये तीनों सही स्टेटमेंट है, बट पूछा गलत है, तो जो गलत है वही इसके लिए सही हो जाएगा, यानी कि सेकंड नंबर। आ जाओ, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस नॉट करेक्ट टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, सर कौन सा कोरिलेट करके करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई होता है, ये नहीं होता है, तो थर्ड नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन aptly describe the ownership of income and property in the capitalist economy, तो भैया कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आय और संपत्ति के स्वामित्व का उपयुक्त वर्णन करता है, इसको बोलते हैं पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन। और पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन विल्फ्रेडो पैरेटो के नाम से इकोनॉमिस्ट थे और सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इटालियन इकोनॉमिस्ट थे, है ना, इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। पैरेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल पे भरोसा करता है, और ये 80-20 रूल क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा 80% ऑफ द कंट्री वेल्थ वाज कंसंट्रेटेड हैंड्स इन द 20% ऑफ द पीपल, तो 80% कंट्री का धन जो है वो 20% लोगों के पास है, ये बात कहते हैं पैरेटो। और पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करता है सोशल, साइंटिफिक एंड जियोग्राफिकल, है ना, फेनोमेना को सोसाइटी में। पैरेटो का क्रिएट किया मैथमेटिकल फार्मूला 20वीं शताब्दी में, डिस्क्राइब किया इनइक्वालिटीज इन द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज एग्जिस्टेड इन द नेटिव कंट्री ऑफ इटली। तो इटली के जो कंट्री में, इटली कंट्री में ये आपके फार्मूला को इजाद करने वाले भाई साहब पैरेटो भाई साहब हैं, और जिन्होंने पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन दिया। और उनका कहावत क्या था कि भैया देश का 80% पैसा जो है 20% लोगों के पास होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, देखो आ जाओ, कह रहा है द वैल्यू ऑफ वन सीरीज इन बाइनरी डेटा इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, है ना, याद रखना ये वो वाला बात कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन और स्केल वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, कौन सा चेंज होगा, तो भैया चेंज होने के लिए क्या होगा सर, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना, तो इसीलिए कह रहा है कैलकुलेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन होगा कि नहीं होगा, सर नहीं होगा, है ना, चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है ओरिजिन और स्केल दोनों से, तो ओरिजिन स्केल से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब कहां से रिजल्ट में परिवर्तन आएगा, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जो इंडिपेंडेंट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्टैंडर्ड डेविएशन होगा सर, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन जरूरत है, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन जरूरत है, बट स्केल नहीं है, क्या इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है बट स्केल से नहीं है। और कोवेरियंस ऑफ दी वेरिएबल्स ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन का ही है, तो ये भी क्या है सर, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है बट स्केल से नहीं है, ठीक है। रैंक कोरिलेशन है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन और स्केल दोनों है, तो ये तो नहीं होगा, तो बी और सी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ध्यान रखिएगा
क्या कह रहा है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में कि भैया अगर कोई वैल्यू है ना, कोई सीरीज है, वैल्यू है, उसमें अगर प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो क्या इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन में प्लस माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। और कोरिलेशन में कुछ भी कर लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन और स्केल दोनों है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28? सर ये तो बात पता है आपको, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय ई, तो इसको बोलते हैं काय स्क्वायर टेस्ट, है ना, इसको बोलते हैं काय स्क्वायर टेस्ट। तो ए का 4, ठीक है। अब आ जाइए ये n+1, ये तो भाई साहब उसका है आपका हाँ एच टेस्ट, ए का 2, ठीक है। ये हो गया जेड टेस्ट का और ये हो गया अनोवा, ठीक है। तो ए का 3, बी का 2, सॉरी ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3, ये हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है देखिए, आइए, कह रहा है वन प्रोबेबल एरर P ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R इज डिफाइंड P1 माइनस R स्क्वायर डिवाइड बाय रूट n। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं सर, ये तो सही नहीं है। 1 माइनस आर स्क्वायर ये प्रोबेबल एरर का नहीं है, प्रोबेबल एरर स्टैंडर्ड एरर का क्या है 2/3 ये करके है ना। 1 माइनस आर स्क्वायर नहीं, 1 माइनस आर स्क्वायर होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का, ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। कह रहा है when the null hypothesis is true and the test statistics rejects, सर ट्रू है रिजेक्ट कर दिया, ट्रू है और रिजेक्ट कर दिया, तो इसको टाइप 1 एरर बोलते हैं हाइपोथेसिस में। हाँ, राइट को रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 एरर सही है, और फॉल्स को एक्सेप्ट कर लिया तो, रॉन्ग को एक्सेप्ट कर लिया तो टाइप 2 एरर, तो ये तो सही है। तो दूसरा, पहला से गलत दूसरा सही, पहला गलत और एक मिनट, ये 4 नंबर है, पहला गलत और दूसरा सही। चलो 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ना। देखें, इंटरनल रिलायबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड एज द कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर टेकन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। बिल्कुल, इंटरनल रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब जब हम एक रिसर्च को, एक चीज को, एक एक्सपेरिमेंट को बार बार करके देख रहे हैं और सेम रिजल्ट दे रहा है तो हम उसको रिलायबिलिटी बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें गलत क्या बात हो गया। चलो ए तो सही है। फिर आते हैं, अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वॉक इफ हैज 0 एंड वेरिएंस 1, a distribution is random walk if it has a mean of 0 and variance of 1, तो बिल्कुल सही, हाँ ये भी सही है। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखें, आइए सर, इंक्रीज एंड डिक्रीज स्कोर्स मेजर्ड ओवर टाइम दैट प्रोड्यूस अ वेरिएंस लेस देन द 50% इज रिलायबल, नहीं 100% रिलायबिलिटी होनी चाहिए, तो ये तो गलत है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी अप्लाइड इनटू रियल लाइफ सिचुएशंस, ये भी गलत है। फैक्टर एनालिसिस सुपरसीड्स मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ये सही है, ठीक है। ए बी और ई, सर देखिए आपका क्या ए बी और ई क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग रियल लाइफ में तो अप्लाई करते हैं सक्सेस ऑफ रिजल्ट देखने के लिए, है ना, तो ये तो गलत कहना है, तो इसलिए ए बी और ई हो गया आंसर। क्या हो गया? ए बी और ई आंसर हो गया। चलिए, तो ये हो गया आपका 30 क्वेश्चन, जो बेस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पढ़ के मजा आया होगा, उम्मीद करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।